हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th अकाउंट FIGC। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेप्रीशिएशन। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन मतलब डिक्रीज होता है बच्चों। देखो सिंपल में ये एरो से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, थियरी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन कोई भी टॉपिक का हो उसका इंट्रोडक्शन मिस नहीं करना है आपको। और इसके पहले भी हमने डेप्रीशिएशन के पहले हमने टॉपिक बनाया था आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप आई बटन में चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन भी लेंगे, वो भी चेक करें, ठीक है। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पहले मीनिंग देख लेते हैं, डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या है। द वर्ड डेप्रीशिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रिटम, यानी विच मीन्स डिक्लाइन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे ही डिक्लाइन होगा, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि दो तरह के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट। जैसे कैश करंट एसेट है और कैश पे कभी डेप्रीशिएशन नहीं होता, क्योंकि कैश की वैल्यू अगर 10 रुपया है तो 10 ही रुपया रहेगी 100 साल बाद भी। मगर फिक्स एसेट के ऊपर बात हो रही है, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, कार है, ये फिक्स एसेट्स है। इसके ऊपर इनकी कीमत क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस वजह से ये डेप्रीशिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे आता है। डेप्रीशिएशन डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन इन एसेट वैल्यू ऑफ ओवर टाइम, यानी जैसे आपका 100% वैल्यू ले सपोज यहाँ पे आज इसकी कीमत है, कार की कीमत है 10 लाख रुपया। तो कार की कीमत 10 लाख है, तो ये पहले साल 0 साल, तो जैसे जैसे साल बढ़ेगा, जैसे 20 साल बाद, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली लाइन से समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है इस टॉपिक के अंदर कि डेप्रीशिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ पे लिखा ना डिक्लाइन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है, क्यों डेप्रीशिएशन की वजह क्या है। पहले है नॉर्मल और नेचुरल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर यानी हम इस्तेमाल करें, यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी एसेट को यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। पासेज ऑफ टाइम, टाइम पास होते जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी भी कीमत क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। कोई भी पुराना फिक्स एसेट फर्नीचर है, जैसे आपके घर में, तो फर्नीचर आज 10,000 का है, तो आज से 2 साल 3 साल बाद इसकी वैल्यू ऑब्वियसली सेम नहीं होगी, टाइम निकलते जा रहा है, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऑब्सोलेंस यानी अब इसका इस्तेमाल यूज़ नहीं कर पा रहे हम लोग, जैसे एसेट्स पुराना होता है कंपनी के अंदर, मशीनरी वगैरह, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह अर्न नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिप्लेशन, ऑब्सोलेंस एंड डिप्लेशन बोथ आर वन एंड द सेम ओनली, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या हो रहा है, एसेट्स के यूज़ करते जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। नेचुरल क्लाइमेटीज कभी कभी हो जाता है, आपका भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, तो भी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्वेंशन, अगर आपके पास कोई एसेट्स है नया ऐसे, उसके जगह पे कोई नया एसेट्स आ गया, लाइक आपके पास iPhone 10 है, तो आज देखेंगे आप iPhone 14 चल रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेंशन हो रहा है, तो आपका जो iPhone 10 है अब उसकी कीमत क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो गई रहेगी। और एक देख लेते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी क्या होती है, अप्स एंड डाउन्स होती है। ऑब्वियसली आपकी वैल्यू, फिक्स एसेट की वैल्यू ऑब्वियसली डाउन होती रहती है, बिकॉज ऑफ इट्स यूज, बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर, इन्वेंशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब कॉजेज है, क्योंकि आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है आपके फिक्स एसेट पे, उसकी कीमत को डिक्रीज करनी है। अब जो फिक्स एसेट जो है क्या है, और डेप्रीशिएशन सिर्फ फिक्स एसेट पे क्यों आएगा, तो पहले डेप्रीशिएशन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स कैन बी डेप्रीशिएट, कौन सा एसेट पे आप डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। मशीनरी बताया मैंने आपको, व्हीकल, कार वगैरह एग्जाम्पल। इक्विपमेंट्स, जैसे ये सब इक्विपमेंट दिख रहा है आपके, फर्नीचर आपको पता ही है, बिल्डिंग आपको पता ही है। तो इन एसेट्स के ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन की वैल्यू को डिक्रीज करनी है हर साल। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्रीशिएशन ऐसे नहीं कि एक साल निकाल दिया हो गया, आपको नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंटिन्यूस निकालते रहना है। अब देखते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रीशिएशन, क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। टू नो द एग्जैक्ट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, आपको एसेट्स का असल कीमत पता चलता है, क्योंकि 10 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी, तो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते करते जाएंगे तो इसकी असल कीमत 10 साल बाद क्या होगी वो पता चलेगी। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स अगर आपको लग रहा है कि भाई 5 साल 6 साल बाद क्या हो सकता है, ये पुराना हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, इसका यूज़ कम हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो हम इसको 5 साल बाद क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसलिए डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हैं। टू पे करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, डेप्रीशिएशन एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी हम इसको एक्सपेंस कंसीडर ही करते हैं। तो एक्सपेंस अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली इनकम को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा।
तो इनकम जब कम होता है तो उसको वजह से आपको जो टैक्स रिटर्न फाइल होती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की वजह से आपका टैक्स को कैलकुलेशन में ईजी पड़ती है। तो डेप्रीशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज़ है इस डेप्रीशिएशन पे, अभी बताया था मैंने, डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर आपको कैश खर्चा तो नहीं होता है, मगर बुक वैल्यू में इसका रिडक्शन होते जाता है। जैसे सैलरी एक खर्चा है, लाइट बिल एक खर्चा है, एक्सपेंस है। सैलरी आप कैश में पेमेंट देते हो, वर्कर को कैश जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हो, कैश जा रहा है। मगर डेप्रीशिएशन ऐसा एक्सपेंडिचर, यहाँ कोई कैश जाता नहीं। हाँ, डायरेक्टली आपकी एसेट्स की कीमत क्या हो रही, कम हो रही है। तो इसीलिए इसको वर्डिंग याद रखना है आपको कि डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और एक चीज़ है, डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है बच्चों। फाइनल अकाउंट वगैरह हम करेंगे आगे, तो ये याद रखना नॉमिनल एंट्री है ये आपके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये पीएनएल में लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड, और वैसे भी नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको याद रखे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रीशिएशन हमारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस वर्ड आ रहा है इसलिए डेबिट एंट्री है। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता ही है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? पहली चीज है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दूसरा है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स, तीसरा है आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है फिक्स एसेट्स का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ एसेट यानी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट यानी जब हम एसेट्स परचेज करते हैं उस वक्त कोई एक्सीडेंटल चार्ज भी होता है या इंस्टॉलेशन होता है। जैसे हम फर्नीचर वगैरह परचेस करते हैं, फर्नीचर हम पार्ट में घर पे लेके आते हैं, पार्ट में घर पे लेके आते हैं, फिर घर पे लाके उसको स्क्रू वगैरह से इंस्टॉल करते हैं। तो उस इंस्टॉलेशन के लिए वर्कर वगैरह बुलाते हैं, वेजेस वगैरह पेड करते हैं। तो वो खर्चा या इंसिडेंशियल चार्जेस, यहाँ पे जैसे कैरेज वगैरह बताया, यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी चार्ज लग गया। तो ये जितने भी नॉमिनल खर्चे हैं परचेस करते वक्त फिक्स एसेट में आपको ऐड करना पड़ता है। इसको याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आगे चल के आपको फाइनल अकाउंट करना ही है। फाइनल अकाउंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उस वक्त यहाँ कंफ्यूजन रॉन्ग करते हैं बच्चे। तो फिक्स एसेट पे कोई भी नॉमिनल खर्चा हो तो उस नॉमिनल खर्चे को आपको फिक्स एसेट में ऐड ही करना है, यानी उस नॉमिनल को भी फिक्स एसेट ही समझना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो या फिलहाल डेप्रीशिएशन चैप्टर में कॉस्ट ऑफ एसेट ढूंढना होगा तो ओरिजिनल परचेज प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस इंसिडेंशियल चार्जेस जो भी होगा आप सबको प्लस करके ही कंसिडर करेंगे। फिर लाइफ देख लेते हैं। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट टिल इट गेट्स यूजफुल सर्विस एंड अर्न प्रॉफिट। अभी एस्टिमेटेड लाइफ अंदाज़ा लगाते कि भाई ये 10 साल काम करेगा, 10 साल ये मशीनरी से मुझे मुनाफा होगा, तो अंदाज़ा लगाता है, एस्टिमेट करते हैं 10 साल का है, 5 साल का है। तो इट डिपेंड ऑन द एसेट्स। देन नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू कभी वर्ड आएगी, कभी रीशेड्यूल वैल्यू आएगी, कभी टर्मिनल वैल्यू आएगी। इसका मतलब भंगार है, हिंदी में इसको बोलेंगे तो भंगार कीमत क्या है, यानी 10 साल बाद इसकी भंगार की कीमत क्या है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। एंड यानी 10 साल बाद इसका अब कोई भी इस्तेमाल होने वाला नहीं है, भंगार हो गया, स्क्रैप में जाएगा ये। तो स्क्रैप वैल्यू भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तीन चीज़ आपको होप सो याद रहेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो इसको याद रखना है आपको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन। देखो बच्चों दो ही टाइप के डिप्रीशिएशन होते हैं। तो पहला मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का और एक नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, SLM, FIM, OCM। तो ये फर्स्ट मेथड है। ये तीन मेथड नहीं है बच्चों, फर्स्ट मेथड के तीन अलग अलग नाम है एक ही। इसमें क्या होता है डेप्रीशिएशन, अमाउंट रिमेन सेम ईयर आफ्टर ईयर। ये देखो सेम वर्ड पे ध्यान देना आपको, यानी डेप्रीशिएशन जो अमाउंट है पहले साल का होगा वही दूसरे साल का होगा, वही तीसरे, वही चौथे, वही पांचवे। तो डेप्रीशिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम अंडर SLM मेथड। और सेकेंड मेथड है उसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV, DBM, RBM। इस कैलकुलेशन मेथड में आपका डेप्रीशिएशन अमाउंट डिक्रीज होगा, यहां पे डेप्रीशिएशन अमाउंट सेम रहेगा जो आपने इनिशियल फर्स्ट ईयर में निकाल दिया
वही अमाउंट आप कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी हो। उसी तरह से अगर WDV मेथड करते हैं हम लोग बच्चों, तो उसके अंदर डिप्रीशिएशन अमाउंट हर साल डिक्रीज होगा। मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊं इसको। देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, मशीनरी परचेज 50,000, ओरिजिनल कॉस्ट है ये आपका। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, और डिप्रीशिएशन कहा जा रहा है 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो 3 साल के लिए आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो परसेंटेज याद रखो, 10% यानी 10 कम करना है, यानी 5,000 हुआ। ठीक है, आगे कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि हमें 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ नीचे वो कैलकुलेशन भी समझे आप। देखो दोनों मेथड में मैंने कैलकुलेशन किया, SLM और WDV। पहले कॉस्ट 50-50 दोनों में तो सेम लिख दिया मैंने। फर्स्ट ईयर का डिप्रीशिएशन में इश्यू नहीं है, 1-1 कम बोला मैंने, 5,000 आया। यानी फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर में बैलेंस आया 45, यहाँ तक गाड़ी सही चल रही है। अब आप देखेंगे सेकेंड ईयर में डिप्रीशिएशन का अमाउंट SLM में 5,000 ही है, मगर WDV में कितना हो गया 4,500, क्योंकि आप डिप्रीशिएशन बैलेंस पे निकालोगे। तो WDV जो बैलेंस आया है मेरा 45,000, इसके ऊपर 10% निकाला है मैंने, यानी 10 कम करो, यानी 4,500 आया। मगर SLM में ऐसा नहीं, आपको 45 पे नहीं निकालना। जो आपका फर्स्ट ईयर का डिप्रीशिएशन अमाउंट है वही सेकेंड ईयर में रहेगा, वही थर्ड ईयर में रहेगा। अगर 4 बोलता तो चौथे साल में भी 5,000 होता। मगर आप देखेंगे WDV में ऐसा नहीं है, 45,000 उसका डिप्रीशिएशन 4,500, फिर बैलेंस आया 40,500। अब थर्ड ईयर में डिप्रीशिएशन बच्चों 40,500 में, यानी 4050, एंड इट गोज ऑन। अगर फोर्थ ईयर होता डिप्रीशिएशन अमाउंट क्या रहता अपना बच्चों 3645। तो इस तरह से ये चीज आपको समझनी है। चैप्टर के अंदर आपको दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, कि मेथड SLM अप्लाई करना या WD, ये स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इसका हेडेक नहीं लेना, आपको कैलकुलेशन समझना है। इसको और अच्छा डिटेल में देखो, यहाँ पे ग्राफ में समझाया है मैंने। तो यहाँ पे ग्राफ में मैंने फिगर लिया है और यहाँ पे ईयर लिया 1 2 3। ठीक है, SLM ब्लू कलर में लिया है मैंने। SLM का डिप्रीशिएशन अमाउंट क्या है 5,5,5, यानी फर्स्ट ईयर में भी 5,000, सेकेंड ईयर में भी 5,000 और थर्ड ईयर में भी 5,000। इसीलिए देखो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। लाइन आपकी स्ट्रेट ही रही। FIM मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी जो पहली बार अमाउंट आ गया वही अमाउंट को कंटिन्यू करते जा रहे हैं हम लोग। और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी ओरिजिनल कॉस्ट जो इनिशियल अमाउंट होता है जब हम एसेट खरीदते हैं जो तारीख को, वो तारीख को ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं, यानी उसी को पकड़ के चलना है। यानी हर साल 50,000 पे 10%, 10%, 10%, 50,000 पे निकालो तो 5-5 ही आने वाला है। और यही डिप्रीशिएशन अगर WDV में कर रहे हैं तो पहले साल में 5, फिर 4.5, फिर 450। यहाँ वर्किंग ग्राफ में देख ले आप लोग, तो आप लाइन देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है। पहले साल में 5, फिर दूसरा 4.5, फिर 4050, फोर्थ ईयर तो और नीचे जाती। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपका डिप्रीशिएशन अमाउंट SLM में सेम रहता है और WDV मेथड में डिक्रीज होता है। सेम यानी 5,5,5 रहा, और डिक्रीज यानी 5, फिर 4.5, फिर 4050, फिर 3,000, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये चीज़ आपको समझना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। होप से एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिप्रीशिएशन। देखो परसेंटेज अगर दिया है सम में तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सम में परसेंटेज नहीं देता डिप्रीशिएशन का, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है उसको समझे। तो डिप्रीशिएशन पर एनम का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ओरिजिनल कॉस्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको सारे इंसिडेंटल एक्सपेंस से ऐड करने। ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होगा उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे प्लस करके बताना। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में देगा। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर 5 ईयर, ये भी आपको क्वेश्चन में ही देगा। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिप्रीशिएशन पर एनम आएगा। ठीक है, 1 साल का डिप्रीशिएशन अमाउंट आएगा। अब ये फॉर्मूला किस तरह इस्तेमाल करना है इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसको समझे बच्चों। यहाँ पे देखो डेट लिया मैंने 1 अप्रैल 16 को। मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000, ओरिजिनल कॉस्ट है। द स्क्रैप वैल्यू मशीनरी वॉज ₹10,000, भंगार की कीमत 10,000 है, एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। मशीनरी अकाउंट फिलहाल तो नहीं बनाना है हमें, फिलहाल आपको डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 50, स्क्रैप वैल्यू कितना है 10, और एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 10 ईयर। तो फॉर्मूला इनपुट कर लेते हैं हम लोग, फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला। ओरिजिनल कॉस्ट 50 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10। 50 माइनस 10 कितना है बच्चों 40,000 डिवाइड बाई 10।
और 40,000 डिवाइड बाई 10 किया तो आपका डेप्रीशिएशन पर एनम आया 4,000 पर एनम। समझे बच्चों, पर एनम के अंदर यानी 12 महीना होता है, इसको याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 12 महीने बता रहा हूँ, क्योंकि जब आगे सम करेंगे कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। तो 1 साल का डेप्रीशिएशन आ गया आपका 4,000। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करना होगा आपको। और अगर फॉर्मूला लगता है, यानी अज्यूम कर लेना है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्योंकि पहले साल जो आप यहाँ पे फॉर्मूले में अमाउंट निकाल रहे हो, तो इस सम में अगर 3 साल बोला है, यहाँ पे भी बोला 3 साल, तो यानी आपको हर साल डेप्रीशिएशन 4,000 4,000 4,000 ही लिखना है। यानी ये इनडायरेक्टली एसएलएम मेथड हो गया। तो जब भी परसेंटेज सम में नहीं देता, ये सम में आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया मैंने, कहीं परसेंटेज नहीं लिखा था, तो परसेंटेज नहीं लिखा है यानी फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको हर साल डेप्रीशिएशन में प्रोवाइड करना है, यानी एसएलएम मेथड है ये, इसको याद रखें। होप सो बच्चों आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। आगे चलते हैं। आगे हमने लिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन जर्नल एंट्रीज। पहले जर्नल एंट्री समझेंगे, फिर हम लेजर पे जाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, किस तरह पास करनी है आपको। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले मैंने लिया है परचेज ऑफ एसेट। ऑब्वियसली पहले एसेट परचेज ही होता है सबसे पहले, और उसके अंदर इंसिडेंशियल एक्सपेंडिचर होगा, वो भी ऐड करना है। तो योर जर्नल एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। एसेट्स का नाम होगा तो नाम लिखेंगे, मशीनरी, प्लांट, मोटर कार, जो भी नाम होगा आप नाम लिखना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। मशीनरी आ रही डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर ये क्वेश्चन के बाद होता है आपका डेप्रीशिएशन डायरेक्टली। तो डेप्रीशिएशन हमारे लिए नुकसान अभी बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, नॉमिनल अकाउंट बताया था मैंने। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर आता है हमारा सेल ऑफ एसेट्स। कभी कभी एसेट्स बिक जाते हैं बीच में, तो एसेट्स बिक रहे हैं, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर आता है बच्चों आपका, अगर सेल किया है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पहले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ये एंट्री आपको, ये नॉर्मल सेल है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये सेल ऑफ एसेट में प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री तो पास नहीं होगी, आपको नीचे वाली एंट्री पास करनी है। देखो एंट्री सेम ही है, खाली प्रॉफिट है, इसलिए आपको क्रेडिट में एक और एंट्री पास करनी है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। और इसी में बच्चों अगर लॉस हो तो सिंपल है, ये क्रेडिट वाला प्रॉफिट उठा के आप डेबिट में डाल दोगे। तो एंट्री क्या बनी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ऑब्वियसली आपको दो में से एक होगा, सिंपल सेल नहीं आने वाला आपको। अभी ये इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं पूरा चीज़ बता रहा हूँ, मगर आपको 99% तो लॉस ही होता है, 1% चांस है प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री आएगी। आपको इसको समझना है, ध्यान से समझे इसको, ध्यान से देखें एंट्री। एक चीज़ और है, आपको लास्ट में क्या करना है, आपको आपका डिप्रीशिएशन आप जो निकालते हो ये, इसको लास्ट में ट्रांसफर करना होता है पीएनएल अकाउंट में, यानी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड और डिप्रीशिएशन क्रेडिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रीशिएशन अकाउंट। तो इस तरह से मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूला बताया, मैंने कॉजेज ऑफ डिप्रीशिएशन बताया, नीड एज इंपॉर्टेंस बताया आपको मैंने, डिप्रीशिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, देयर आर 2 मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, उसको भी समझना है, फॉर्मूला याद करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे, पहले फॉर्मूला वाले करेंगे, फिर लेजर वाले करेंगे, यानी डायरेक्ट डिप्रीशिएशन जो परसेंटेज में देता वो करेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।